मुझे आज भी वो पल याद है। वो कोई आवाज नहीं थी, वो कोई चीख भी नहीं थी। उससे पहले कि वो असहनीय खामोशी थी। लैब की लाइट्स एक बार झिलमिलाईं, बस एक बार, और उसी पल मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैं अपने मेंटर की टेबल के पास खड़ी थी, रात देर तक डेटा चेक कर रही थी। तभी दरवाजे जोर से खुल गए। टूटे नहीं, लेकिन इतनी ताकत से खुले कि रोंगटे खड़े हो गए। काले सूट में 10 लोग अंदर आए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, जैसे ये जगह उनकी ही हो, ऐसा आत्मविश्वास। और फिर वो अंदर आया। लंबा, चौड़े कंधे, तेज जबड़ा, और नजर ठंडी, स्थिर, डराने वाली। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा धातु का था, छुपाया नहीं गया था, ढका नहीं गया था, जैसे कोई जख्म हमेशा के लिए हथियार बन गया हो। मेरा शरीर भागने को कह रहा था, लेकिन मैं भागी नहीं, क्योंकि मेरा मेंटर पहले ही उसके हाथ में था। उसने उनका गला पकड़ रखा था। ना गुस्सा, ना भावना, सिर्फ सटीक पकड़। उन्हें छोड़ दो, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज उस बड़ी लैब में बहुत छोटी लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरे मेंटर का चेहरा लाल होता जा रहा था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। प्लीज, मैंने कहा, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगी। वो मेरा पहला झूठ था। तभी उसने थोड़ा सा सिर घुमाया। उसकी नजर मुझ पर टिक गई। क्रूर नहीं, लेकिन दया भी नहीं, ठंडी, नपी तुली। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे पास पहले से है, उसने कहा। और फिर मेरा मेंटर जमीन पर गिर पड़े। वो पल मेरी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मैं दौड़ी, बिना सोचे, भावनाओं में, एक इंसान की तरह। मैं उस पर झपटी, वो हिला भी नहीं। उसने एक हाथ से मुझे धक्का दिया। जोर से नहीं, बहुत आसानी से। मैं दीवार से जा टकराई। मेरी सांस निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आधी बेहोशी में मैंने देखा, उसने लैब से एक छोटा सा केस उठाया, धातु का, लॉक किया हुआ, बहुत ज्यादा कीमती। और वो चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा मेंटर जमीन पर पड़े थे। मैं रेंगती हुई उनके पास गई, नाम लेकर बुलाया, हिलाकर देखा, सर, प्लीज। कोई जवाब नहीं। कमरा घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। मैं अस्पताल में होश में आई। सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज, सिर तेज दर्द कर रहा था। नर्स ने कहा कि मैं कई घंटों तक बेहोश थी। मेरे मेंटर की हालत गंभीर थी। उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ था। किसने किया उन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता था। मैं उसी दिन अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई, सबकी मना करने के बावजूद। दर्द इंसान को लापरवाह बना देता है। मैं घर आ गई, बालकनी में बैठ गई, शहर की लाइट्स को देखती रही, जैसे उन लाइट्स में कोई जवाब छुपा हो। और तभी मुझे फिर वो एहसास हुआ, वो ठंडी सी मौजूदगी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं मुड़ी, वो वहीं खड़ा था, अकेला। कोई गार्ड नहीं, कोई काले सूट नहीं, सिर्फ वो, रुद्र, धातु की खोपड़ी के साथ, मेरे घर में। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप अंदर कैसे आए, मैंने पूछा। बालकनी का दरवाजा खुला था, उसने शांति से कहा। आपने मेरे मेंटर को मारा, मैंने कांपते हुए कहा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। जब मैं पहुंचा तब उन्हें पहले ही किसी ने चाकू मारा था, उसने कहा। मैं सिर्फ वो लेने आया था जो मुझे चाहिए था। मेरे दिमाग में तूफान मच गया। वो झूठ बोल रहा है या सच? तो फिर मेरे पीछे क्यों, मैंने पूछा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इंसान नहीं हूं, जैसे मैं सिर्फ उसके लिए एक जरूरत हूं। तुम पर भरोसा किया गया था, उसने कहा, और इसी वजह से तुम मेरे लिए अहम हो। अहम या सिर्फ इस्तेमाल के लिए, मैंने पूछा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ हिला। दोनों, उसने शांति से कहा। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैंने पूछा। जो तुम जानती हो, उसने कहा। वही। और अगर मैंने नहीं दिया तो? वो और पास आ गया, बहुत पास। तो तुम मेरे साथ चलोगी, उसने कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये धमकी है, मैंने पूछा। ये हकीकत है, उसने कहा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए। वो मुड़ा, जाने लगा, फिर रुका। काश तुम्हारा मेंटर जिंदा रहता, उसने कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज चल रही है, उसे रोकने का तरीका सिर्फ उसे ही पता था। और वो चला गया। वो विला जेल जैसा नहीं लगता था, और शायद यही सबसे डरावनी बात थी। खुले गलियारे, चौड़ी बालकनियां, शांत बाग, सब कुछ आजादी जैसा दिखता था, लेकिन असल में हर कोने में निगरानी थी। दरवाजे खुले थे, ताले नजर नहीं आते थे,
फिर भी मुझे हर पल महसूस होता था, कोई मुझे देख रहा है। गार्ड दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। नील मेरा पहला सहारा बना। ज्यादा भावुक नहीं, ज्यादा सवाल नहीं। वो मुझे खाना लाकर देता था, बताता था कहाँ जाना सुरक्षित है और कहाँ नहीं। तुम यहाँ कहीं भी जा सकती हो, नील ने कहा। बस उस जगह मत जाना जहां रुद्र काम करता है। क्यों? मैंने पूछा। नील एक पल चुप रहा। क्योंकि वहां वो टूट जाता है, उसने कहा। वो शब्द मेरे दिल में उतर गया। टूट जाता है। ईरा बिल्कुल अलग थी। तेज नजर, सीधी बातें, हमेशा सतर्क। वो मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करती थी। यहां कोई गलती से नहीं आता, ईरा ने कहा। अगर तुम यहां हो तो इसकी कोई वजह है। मैं यहां आना नहीं चाहती थी, मैंने कहा। लेकिन अब तुम यहीं हो, उसने शांत स्वर में कहा। और अब वही सच है। वो तसल्ली नहीं थी, वो चेतावनी थी। धीरे धीरे मुझे सच्चाई समझ आने लगी। यहां ज्यादातर लोग एक ही जगह से आए थे। अनाथालय, एक प्रोग्राम, एक चयन। वे इसे प्रयोग नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ था। ये जख्म शरीर पर नहीं थे, ये जख्म दिमाग पर थे। और जिस नजर से वे रुद्र को देखते थे, वो सिर्फ वफादारी नहीं थी, वो एक साझा अतीत था। फिर वो आवाजें शुरू हुईं। चीखें नहीं, शब्द नहीं, भारी टकराने की आवाजें, दीवारों से टकराने की आवाजें। मैं उस तरफ बढ़ी, धीरे से। जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह तक हिला दी। रुद्र मेडिकल विंग में अकेला था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके हाथ कांप रहे थे, कमजोरी से नहीं, दर्द से। नील उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। तुम्हें ये लेना ही होगा, नील ने कहा। रुद्र ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अभी नहीं। तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा, नील ने कहा। अगर इसे रोकना है तो। रुद्र ने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, गुस्सा नहीं, दर्द। यहां से चले जाओ, रुद्र ने कहा। नील चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। रुद्र मुड़ा। तुम यहां क्यों हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। क्योंकि तुम ठीक नहीं हो, मैंने कहा। ये मेरी समस्या है। नहीं, मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा। तुम मुझे यहां इसी वजह से लाए हो। कुछ पल की चुप्पी। तुम नहीं समझ सकती कि मेरे दिमाग में क्या चलता है, उसने कहा। तो समझाओ, मैंने कहा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं। वो मेरी तरफ बढ़ा। धमकी नहीं, लेकिन दबदबा। मेरी तरह की जिंदगी जीकर कोई नरम नहीं रहता, उसने कहा। मैं नरम नहीं हूं, मैंने शांति से कहा। वो रुक गया। पहली बार उसने सच में मुझे देखा। तुम मेरे संसार में खड़ी हो, उसने कहा। इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारे दर्द के सामने खड़े होने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मैंने कहा। उस पल कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई। डर से नहीं, किसी और वजह से। वो मुझे कुछ ज्यादा देर तक देखने लगा। तुम मुझसे डरती नहीं हो, उसने कहा। डरती हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों में कुछ हल्का सा बदला। यही तुम्हें खतरनाक बनाता है, उसने कहा। या शायद यही मुझे जिंदा बनाता है, मैंने जवाब दिया। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और समझ लिया। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि यही बातचीत मुझे उस जगह ले जाएगी जहां दर्द, आग और फैसले मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। अब रुद्र का दर्द कभी कभी नहीं आता था। अब वो हर दिन का हिस्सा बन चुका था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। आंखों में नींद नहीं थी, जैसे उसका शरीर खुद से ही लड़ रहा हो। मैंने लैब में पूरा एक्सेस मांगा। कोई विनती नहीं, सीधी बात। रुद्र ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस सिर हिला दिया। उसे भी पता था, समय निकलता जा रहा है। ये लैब मेरे मेंटर की लैब जैसी नहीं थी। ज्यादा साफ, ज्यादा शांत और ज्यादा खतरनाक। यहां सवाल नहीं पूछे जाते थे, यहां सिर्फ नतीजे मायने रखते थे। मैंने स्कैन शुरू किए, सिर्फ इम्प्लांट के नहीं, रुद्र के दिमाग के भी। उसका दिमाग मशीन से लड़ रहा था, हार नहीं रहा था, लेकिन हर पल की कीमत चुका रहा था। ये सिर्फ दर्द नहीं है, मैंने कहा। ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। मैं इससे भी बुरा झेल चुका हूं, रुद्र ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, मैंने सख्ती से कहा। वो चुप रहा। मतलब, मैं सही थी। मैंने अपने मेंटर की गुप्त फाइलें खोली, जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी।
उनकी लिखावट में डर था, दूरदर्शिता थी और एक चेतावनी भी। उन्हें ये पहले से पता था। रुद्र नहीं, सिस्टम, इंसानी दिमाग प्लस मशीन कंट्रोल। इसका हल दवा नहीं था, हल था बदलाव। पूरा नया स्कल इंटरफेस, पैच नहीं, रिप्लेसमेंट। एक ऐसी बनावट जो दर्द को हमेशा के लिए रोक सकती थी। मैंने पहली खोपड़ी पर काम शुरू किया, धीरे, सटीक। एक भी गलती नहीं, लेकिन मैंने दूसरी भी बनाई, बिल्कुल वैसी ही, वही डिजाइन, वही सिग्नेचर। लेकिन अंदर एक छुपी हुई कमजोरी। अगर वो एक्टिवेट होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। रुद्र भी एक आखिरी विकल्प, बदले के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। क्योंकि ताकत वाले लोग अक्सर इंसान नहीं रहते। मुझे खुद से नफरत हुई, लेकिन मैंने वो किया। एक रात रुद्र ने कहा, तुम मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करती। मैं नतीजों पर भरोसा करती हूं, मैंने कहा। और उनमें तुम भी शामिल हो। उसने मुझे देखा। तुम कुछ छुपा रही हो, उसने कहा। तुम भी, मैंने जवाब दिया। वो हल्का सा मुस्कुराया, बहुत हल्का। फिर मुझे कैमरे मिले, हॉल में नहीं, कॉरिडोर में नहीं, मेरे कमरे में, छुपे हुए, मुझ पर। मेरे सीने में कुछ टूट सा गया। डर नहीं, विश्वासघात। मैंने सीधे उससे पूछा, तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, बिना सफाई दिए। क्यों? क्योंकि तुम यहां अकेली हो, उसने कहा, जिसे मैं पढ़ नहीं सकता। ये वजह नहीं है, मैंने कहा। यही इकलौती वजह है, उसने शांत स्वर में कहा। मुझे उस पर गुस्सा आया, लेकिन एक हिस्सा उसे समझ भी रहा था, और वही हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा डरा रहा था। फिर वो आग लगी। ये कोई हादसा नहीं था, ये मुझे याद दिलाने के लिए था। अचानक सायरन बजने लगे, लाल लाइट्स, धुआं, तेज गर्मी। पहला धमाका छोटा था, लेकिन उसकी आवाज, वही आवाज, मेरे बचपन की, मेरे माता पिता की, कांच टूटने की आवाज, धुएं की गंध, जलन की लहर। मेरा शरीर जैसे जम सा गया, सांस अटक गई, आंखों के सामने तस्वीरें घूमने लगीं। मेरी माँ चिल्ला रही है, मेरे पापा मुझे खींच रहे हैं, और फिर आग। मैं जमीन पर बैठ गई, मेरे हाथ कांप रहे थे। आंखें बंद करने पर भी मुझे धुआं दिख रहा था। आर्या, उसकी आवाज आई, लेकिन बहुत दूर सी लगी। आर्या, मेरी तरफ देखो। वो रुद्र था। उसके हाथ मेरे कंधों पर थे, मजबूत, स्थिर। ये अभी है, उसने कहा। वो तब था। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सांस टूट रही थी। यहां आग है, मैंने फुसफुसाया। हाँ, उसने कहा, लेकिन तुम सुरक्षित हो। सायरन, भागते लोग, धुआं बढ़ता जा रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज थी, मेरी धड़कन। मेरे साथ सांस लो, उसने कहा। अभी, मेरे साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार मुझे उसमें डर नहीं दिखा, मुझे सुरक्षा दिखी। मैंने धीरे धीरे सांस ली। 1, 2, 3। मेरा शरीर धीरे धीरे संभलने लगा। उसने मुझे थामे रखा, नाजुक नहीं, सुरक्षा के लिए। उस पल वो सिर्फ खतरनाक आदमी नहीं था, वो मेरा सहारा था। उसी रात मुझे कॉल आया, अर्जुन मल्होत्रा, सीधा, ठंडी आवाज। तुम उसे ठीक कर रही हो, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या तोड़ रही हो, उसने कहा। मुझे सब पता है, मैंने सख्ती से कहा। वो हंसा। वो मेरा प्रोजेक्ट है, अर्जुन ने कहा। उसके दिमाग का सिस्टम मैंने बनाया है। तुमने उसे कैद बनाया है, मैंने कहा। मैंने उसे जिंदा रखा, उसने कहा। कुछ बच्चे मरे, इसलिए वो जिंदा रहा। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। तुमने मेरे माता पिता को मारा, मैंने कहा। कुछ पल की खामोशी, कोई माफी नहीं, सिर्फ सच्चाई। वो रास्ते की रुकावट थे, अर्जुन ने कहा। कॉल कट गया। मैं अंधेरे में खड़ी रही, कांपती नहीं, तैयार होती हुई। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, बहुत शांति से। सिर्फ मैं, सिर्फ रुद्र। टेबल पर 2 खोपड़ियां थीं, एक इलाज के लिए, एक तबाही के लिए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, रुद्र ने कहा। मैं तुम्हें बचा रही हूं, मैंने कहा। इतना काफी होना चाहिए। उसने मुझे देखा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो, उसने पूछा। मैं कुछ पल रुकी। मैं तुम्हारे भविष्य पर भरोसा करती हूं, मैंने कहा। वो लेट गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। मशीनें चालू हुईं, वक़्त जैसे थम गया। मेरे हाथ स्थिर थे, मेरा दिल नहीं। मैंने फैसला किया, तबाही नहीं, इलाज। क्योंकि दर्द ने पहले ही उसकी जिंदगी बहुत कुछ छीन लिया था। मैं उसका भविष्य नहीं छीनूंगी। ऑपरेशन खत्म हुआ, कमरे में सन्नाटा था।
डरावना नहीं, नया। रुद्र की आंखें खुली। शांत है, उसने फुसफुसाया। एक शब्द, लेकिन मेरी आंखें भर आईं। दर्द नहीं है, उसने कहा। मैंने बहुत दिनों बाद सांस छोड़ी। वो बैठा, खुद को महसूस करता हुआ। तुमने मुझे एक रास्ता दिया, उसने कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया वैसे मैंने कहा। अब तुम क्या बनोगे, वो तुम्हारे हाथ में है। उस पल उसकी नजर बदल गई। अब वो मुझे एक औजार की तरह नहीं देख रहा था, वो मुझे एक इंसान की तरह देख रहा था। मैंने सिर्फ उसका दर्द नहीं रोका था, मैंने उसका भविष्य बदल दिया था। और मुझे पता था, अर्जुन मल्होत्रा इसे कभी नहीं भूलेगा। वो इसकी कीमत जरूर वसूलेगा। ऑन ऑपरेशन के बाद रुद्र बदल गया था। सिर्फ दर्द से आजाद नहीं, कंट्रोल में और ज्यादा मजबूत। उसकी चाल में अब और ठहराव था, नजर में और गहराई। जैसे दर्द चला गया था, लेकिन उसकी ताकत और साफ हो गई थी। अब मुझे समझ आने लगा, रुद्र सिर्फ लोगों के दिमाग नहीं पढ़ता था, वो उनके दिमाग पर असर भी डाल सकता था। लोग उसके सामने चुप हो जाते थे, उसकी नजर में फंस जाते थे, और फिर वही करते थे जो वो चाहता था। मैंने ये कई बार देखा, नील पर नहीं, इरा पर नहीं, लेकिन बाकागियों पर। एक पल में। और फिर एक बात साफ थी, वो सबका मन पढ़ सकता था, लेकिन मेरा नहीं। रुद्र को ये बात परेशान करती थी। तुम्हारा दिमाग मुझसे छुपा हुआ है, उसने कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायद मैं अपवाद हूं, मैंने शांति से कहा। उसने मुझे देर तक देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बेचैनी थी। शादी की तैयारियां अचानक शुरू हो गईं। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, कोई राय नहीं ली गई। बस फैसला हो गया, रुद्र का। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, उसने कहा, या तुम्हारे कंट्रोल के लिए? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, और वही जवाब था। ड्रेस डिजाइनर आई, वो रुद्र का नाप ले रही थी। कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक रुद्र रुक गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसने कुछ सुना हो जो कानों से नहीं सुना जा सकता। वो उसके दिमाग के ख्याल पड़ चुका था। उस औरत की आंखों में घबराहट आ गई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से नहीं, लेकिन इतनी मजबूती से कि कमरे की हवा बदल गई। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई। औरत कांप गई, और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। नील आगे बढ़ा। ईरा ने आगे आकर उसे सहारा दिया। मैंने रुद्र की तरफ देखा। तुमने उस पर कंट्रोल किया, मैंने कहा। उसने मेरे बारे में गलत सोचा, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। मैंने उसे रोक दिया। ये रोकना नहीं है, मैंने कहा, ये डर है। वो चुप रहा, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था, वो सब पर राज कर सकता है, लेकिन मुझ पर नहीं। और शायद इसी वजह से मैं उसके लिए सबसे बड़ा सवाल थी। अर्जुन मल्होत्रा का दबाव बढ़ता जा रहा था। कॉल्स, धमकियां, मेरे अतीत की यादें। तुम गलत पक्ष में खड़ी हो, अर्जुन ने कहा। रुद्र मेरे लिए खतरा है। वो इंसान है, मैंने कहा। वो मेरा प्रयोग है, अर्जुन ने कहा। और प्रयोग खत्म भी किए जाते हैं। मैं अंदर से टूट रही थी। मैंने रुद्र को बचाया था, लेकिन खुद को नहीं। उसी डर और उलझन में मैंने एक गलत फैसला किया। मैंने उसके खाने में जहर मिलाया। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन खतरनाक। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल चिल्ला रहा था, ये मत करो। लेकिन डर ज्यादा बड़ा था। रुद्र ने प्लेट देखी, वो रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसे पता चल गया था। इसमें जहर है, उसने शांत स्वर में कहा। मेरा खून जम गया। फिर भी मैं खाऊंगा, उसने कहा। क्यों? मैंने फुसफुसाकर पूछा। क्योंकि तुम खुद से लड़ रही हो, उसने कहा, और मैं वो देखना चाहता हूं। उसने थोड़ा सा खाया। कुछ ही पल में उसकी हालत बिगड़ने लगी। नील दौड़कर आया, डॉक्टर बुलाए गए, उसे बचा लिया गया। मैं कोने में खड़ी थी, टूटी हुई। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, उसने बाद में कहा। नहीं, मैंने रोते हुए कहा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे देखा, पहली बार गुस्से से नहीं, दर्द से। उस रात उसने मुझे आग के सामने खड़ा किया, विला के बाहर। मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटें जल रही थीं। तुम आग से डरती हो, उसने कहा, क्योंकि आग ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया, उसने जोड़ा। मेरा शरीर जम गया। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा दर्द मैं देख सकता हूं। मैं कांप गई। वो पास आया, छुआ नहीं,
लेकिन उसकी मौजूदगी काफी थी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हूं। डर था, लेकिन उसी डर में कहीं ना कहीं मुझे सहारा भी मिला। शादी हुई, बिना जश्न के, बिना खुशी के, एक समझौते की तरह, सुरक्षा के लिए, सत्ता के लिए, और शायद डर के लिए। रुद्र उस दिन अलग लग रहा था, शांत, तैयार और खतरनाक रूप से स्थिर। उसके कपड़ों पर कहीं कहीं खून के धब्बे थे। मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे जवाब नहीं चाहिए थे। मुझे बस इतना समझ आ गया था, वो अभी भी किसी युद्ध में था, और अब मैं भी उसके साथ उस युद्ध में थी, चाहे मैंने चुना हो या नहीं। मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन मैं उसकी नहीं थी। मैं अभी भी अपनी थी। और अर्जुन मल्होत्रा, वो अभी खत्म नहीं हुआ था। वो वापस आने वाला था, और इस बार सब कुछ तबाह करने के इरादे से। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था, और कुछ भी नहीं बदला था। रुद्र अब दर्द से आजाद था, लेकिन उसकी ताकत और साफ दिखने लगी थी। अब उसके पास दर्द नहीं था। अब उसके पास सिर्फ फैसले थे, और उन फैसलों की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ सकती थी। तुम बदल गए हो साइम, मैंने एक दिन कहा। मैं अब आजाद हूं, उसने जवाब दिया। और आजादी अक्सर खतरनाक होती है, सबके लिए, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। खासकर तुम्हारे लिए, उसने कहा। रुद्र ने मुझे एक काला काट दिया। कोई सीमा नहीं, कोई सवाल नहीं। ये तुम्हारा है, उसने कहा। जो सही लगे वो करो। मैंने उसे लिया, लेकिन अपने तरीके से। मैंने उन लोगों की मदद की जो रुद्र के फैसलों से टूट गए थे। किसानों को जमीन, अनाथ बच्चों को घर, इलाज, मुआवजा, नई शुरुआत। मैंने उसी सिस्टम में थोड़ी इंसानियत डाल दी। रुद्र को सब पता था। उसने मुझे रोका नहीं। तुम मेरे पैसे खर्च कर रही हो सास साहब, उसने कहा। मैं लोगों की जिंदगी सुधार रही हूं, मैंने कहा। दोनों सच हैं, उसने शांति से कहा। फिर वो लौटा। अर्जुन मल्होत्रा, सीधे नहीं, छुपे हुए तरीकों से, मैसेज, धमकियां, मेरे अतीत की यादें। वो तुम्हारा पति है, अर्जुन ने कहा, लेकिन वो मेरा प्रोजेक्ट है। वो इंसान है, मैंने कहा। वो जिंदा बचा हुआ प्रयोग है, अर्जुन ने कहा। और प्रयोग वापस ले जाते हैं। मैंने रुद्र को सब बता दिया, पहली बार कुछ भी नहीं छुपाया। वो तुम्हें खत्म करना चाहता है, मैंने कहा। उसे आने दो, रुद्र ने कहा। मैं अब उसका नहीं हूं। वो मेरे माता पिता का कातिल है, मैंने कहा। रुद्र रुक गया, एक पल के लिए। तो ये सिर्फ मेरा युद्ध नहीं है, उसने कहा। अब ये हमारा युद्ध है। वो टकराव शांत नहीं था, वो चालों का खेल था, दिमाग का युद्ध था। अर्जुन को लगता था कि वो अब भी रुद्र को कंट्रोल कर सकता है। वो गलत था। रुद्र ने इस बार दिमाग से नहीं, अपने फैसले से उसे हराया। तुमने मुझे बनाया, रुद्र ने कहा, लेकिन तुम मुझे बंधन में नहीं रख सकते। तुम मेरी वजह से जिंदा हो, अर्जुन ने कहा। और अब मैं अपनी वजह से जिंदा हूं, रुद्र ने जवाब दिया। मैं आगे बढ़ी, डर के साथ नहीं, फैसले के साथ। ये यहीं खत्म होता है, मैंने कहा। तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारे प्रयोग, तुम्हारा डर। अर्जुन हंसा। तुम्हें लगता है तुम जीत गई? नहीं, मैंने कहा। मुझे लगता है अब हम आजाद हैं। अर्जुन पीछे हटा। युद्ध शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसकी सत्ता टूट चुकी थी। और कभी कभी यही असली जीत होती है। भावनात्मक अंत बाद में सब कुछ शांत हो गया। मैं बालकनी में खड़ी थी। शहर नीचे चमक रहा था। रुद्र मेरे पास आकर खड़ा हुआ। हमारे बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन दिलों में नहीं। तुम अब भी मुझसे पूरी तरह पास नहीं आती, उसने कहा, क्योंकि मैं अब भी खुद को ढूंढ रही हूं, मैंने कहा। वो थोड़ा पास आया, ज्यादा नहीं, बस इतना कि उसकी मौजूदगी महसूस हो। मैं तुम्हें बांधकर नहीं रखूंगा, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा यहां होना मेरे लिए काफी है। मैंने उसकी तरफ देखा, पहली बार बिना डर के, पहली बार बिना शक के। मुझ पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, मैंने कहा, लेकिन मैं यहां हूं। ये मेरी पसंद है। वो एक पल चुप रहा। तुम्हारी ये पसंद मुझे डराती भी है, उसने कहा, और मुझे बचाती भी है। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पहली बार उसने मेरा हाथ जोर से नहीं पकड़ा। कंट्रोल के लिए नहीं, भरोसे के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूं। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे वही चाहिए, उसने कहा।
मेरी नहीं, लेकिन मेरे पास। उस पल हमारे बीच शब्दों से ज्यादा कुछ था। कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ 2 लोग जिन्होंने बहुत कुछ खोया था और फिर भी एक दूसरे के पास खड़े थे। रुद्र दर्द से आज़ाद हो गया, लेकिन उसकी असली लड़ाई तब शुरू हुई, खुद से। और मैं उसकी छाया नहीं थी, मैं उसकी कमज़ोरी नहीं थी, मैं उसकी याद थी कि धातु की खोपड़ी के नीचे भी एक इंसान